हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं यशवंत रावल आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एपेक्स क्लासेस एड्यूटेक में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल ही फ्रेश चैप्टर, बिल्कुल नया चैप्टर, क्लास 12th का 10th चैप्टर, प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, किस तरीके से हमारे डेली लाइफ के अंदर एक काम में आती है और किस तरीके से हमारे सारे उपकरण काम करते हैं, उनके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आज शुरुआत करते हैं हमारे एसी वाले चैप्टर की। तो आगे आता है अपना टॉपिक एसी का ग्राफीय निरूपण, कि हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इसको बताएंगे। तो अभी अभी जैसा कि हमने देखा कि भाई या तो धारा के लिए बना दो या वोल्टेज के लिए, क्योंकि दोनों की समीकरण बेसिकली एक ही आ रही है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी और V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये I नॉट और V नॉट जो बेसिकली है वो बेसिकली आपके शिखर मान है। बाकी जो समय के साथ में बदलने वाला फलन है, अगर पिछले वाले में देखें तो समय के साथ में बदलने वाला जो फलन है वो बेसिकली कौन सा है, ये ओमेगा टी। तो इसके लिए अपन ग्राफ बनाते हैं, चाहे करंट का बना दे चाहे वोल्टेज का, दोनों के ग्राफ एक जैसे ही दिखने में होते हैं। तो एक का अपन मान लीजिए धारा का हम ग्राफ बनाते हैं। तो धारा का ग्राफ कैसे बनेगा जरा ध्यान देना, धारा का ग्राफ। और जब धारा का ग्राफ समझ में आ जाएगा तो वोल्टेज का तो खैर अपने आप आ ही जाएगा समझ में, क्योंकि दोनों की समीकरण तो एक जैसी है। तो जरा ध्यान दीजिए, हमारे पास जो समीकरण है इसकी, वो समीकरण है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, यही समीकरण है। और ओमेगा को मैंने अभी अभी बताया कि ओमेगा का दूसरा नाम 2 पाई बाई टी होता है। तो जरा रखिए इसके अंदर, तो लिखा गया I इज इक्वल टू I नॉट साइन 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई विथ टी, यही हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही कहा था समय और आवर्तकाल दोनों में फर्क होता है। समय तो एक नॉर्मल समय है जो परिवर्तित होता रहेगा, लेकिन आवर्तकाल फिक्स होता है। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। तो हम यहां पे अलग अलग समय के लिए देखते हैं कि धारा के क्या क्या मान आते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड, जब आपका समय प्रारंभ नहीं हुआ है, 0 सेकेंड पे देखते हैं कि 0 सेकेंड पे करंट की क्या वैल्यू आ रही है। तो टी की वैल्यू 0 सेकेंड रखो। तो जरा ध्यान से देखिए, I इज इक्वल टू क्या आएगा, I नॉट साइन 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई विथ 0। तो जरा ध्यान से देखिए, ये पूरी टर्म 0 में चलेगी, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर क्या आया, 0। मतलब t बराबर 0 पे करंट कितनी बनेगी, 0 बनेगी। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस लेते हैं। तो दूसरे केस में हमने ले लिया t इज इक्वल टू टी बाई 2 सेकेंड, या t बाई 4 के लिए पहले बात करते हैं। पूरे आवर्तकाल का चौथाई हिस्सा, मान लीजिए एक पूरा सर्कल पूरा करने में मान लीजिए 4 सेकंड लगे, तो 1 सेकंड के बाद में कितनी करंट जनरेट हुई होगी, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए t बाई 4, तो जरा ये रही हमारी मेन इक्वेशन। इस मेन इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट करते जाना है। तो जरा ध्यान से देखो, t की वैल्यू क्या रख दो, t बाई 4 रख दो। देखिए क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई विद स्मॉल टी की वैल्यू क्या रखनी है, t बाई 4। तो जरा ध्यान से देखो, t ने t को मार दिया, 2 ने 4 को 2 टाइम्स। तो जरा ध्यान से देखो, पाई बाई 2 बन गया, और साइन पाई बाई 2 1 होता है। तो ये पूरी टर्म 1 होगी। तो I विल बी क्या हो जाएगा, I नॉट। तो जब चौथाई समय गुजरा, पूरे आवर्तकाल का चौथाई समय, तो बेसिकली आपकी कितनी करंट आई, I नॉट करंट आई। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइम लेते हैं। तो t इज इक्वल टू टी बाई 2 सेकेंड, पूरे आवर्तकाल का आधा हिस्सा, उस समय करंट कितनी बनेगी। तो हमारी समीकरण I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा की जगह रख दिया 2 पाई बाई टी, और स्मॉल टी की जगह पे क्या रख दिया है हमने, t बाई 2।
2 से 2 कैंसल आउट, t से t कैंसल आउट, साइन पाई, और साइन की वैल्यू पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, कितना भी करो जीरो होता है। तो साइन पाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये पूरी टर्म आपकी जीरो हो जाएगी, तो आई विल बी जीरो। अगर आगे की ओर बढ़े तो इसके बाद में इसका और एक चौथाई हिस्सा और जोड़ो इसमें, तो 3t/4 इस टाइम पे निकालते हैं कि करंट की वैल्यू क्या होगी। तो करंट की वैल्यू निकाला है तो I इज इक्वल टू हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा की वैल्यू वही 2π/t रखी थी, और टाइम स्मॉल t की वैल्यू इस बार कितनी रखनी है 3t/4, t से t कैंसल आउट, 2 से 1 कटा 2 बार, तो ये कितना आया 3π/2, और साइन 3π/2 की वैल्यू -1 होती है, तो ये -1 इस I नॉट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बेसिकली हो गया माइनस का I नॉट। और लास्ट पूरे साइकिल की बात करें क्योंकि इसमें एक चौथाई और जोड़ोगे तो बेसिकली पूरा साइकिल हो जाएगा, तो एट t इज इक्वल टू t सेकेंड, पूरा कंप्लीट साइकिल की बात की। तो कंप्लीट साइकिल की बात करें तो ये बेसिकली आएगा I इज इक्वल टू I नॉट साइन 2π/t इंटू t से t कैंसल आउट हो गया, साइन 2π, तो मैंने पहले ही कहा है साइन पाई, 2π, 3π, 4π कुछ भी लो जीरो आएगा, तो ये पूरी टर्म वापस से क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो अगर I के मान देखें तो समय बदलने के साथ I के मान बदल रहे, तो अगर इन सारे मान को अपन एक टेबल के रूप में बना के और फिर इसका ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए क्या वैल्यू आती है और किस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है। तो पहले इसकी टेबल देख लेते हैं। तो हमारे पास अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू आई है, यहां ले लिया स्मॉल t, यहां पे ले ली करंट, टाइम की वैल्यू पहले 0 रखी, फिर t/4 रखा, फिर क्या रखा t/2, फिर क्या रखा 3t/4, और उसके बाद में रखा t। ये 5 मान हमने निकाले हैं, पिछली स्लाइड में देखो जरा, ठीक है। पहले 0 के लिए निकाला, फिर t/4 के लिए निकाला, तो 0 के लिए तो 0 ही आया था, t/4 के लिए क्या आया है I नॉट आया है, तो 0 के लिए तो 0 आया, इसके लिए कितना आया I नॉट, t/2 के लिए क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास अगेन 0, 3t/4 के लिए वैल्यू क्या आई है माइनस का I नॉट, और कैपिटल T के लिए वैल्यू क्या आई है 0। ये सारे हमारे पास मान आए अलग अलग टाइम पे। तो अब इन सारे मान को अपन ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ के अंदर अगर प्लॉट किया जाए तो देखिए किस तरीके से बनेगा। इधर की ओर ले लिया टाइम और इधर की ओर ले लिया धारा। धारा का अधिकतम मान कहां तक जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है I नॉट तक, और नेगेटिव में भी जा रहा है I नॉट तक। तो पॉजिटिव की बात करें तो यहां पे लिख लीजिए, मान लीजिए I नॉट है, और इधर की ओर ले लिया माइनस का I नॉट। ये धारा के मान हो गए, शिखर मान जिसको अपन बोल रहे हैं कि धारा जो है वो मैक्सिमम कितनी जाएगी, कहां तक इसकी वैल्यू जाएगी, शिखर मान उसको बोला जा रहा है। समय की बात करो तो समय के 5 मान है 0, 3t/4, t/2, 3t/4 और t। तो वैल्यू पुट करते हैं तो यहां पे आ गया 0, ये हो गया t/4, इधर समय बढ़ रहा है t/2, फिर 3t/4 एंड देन t। इन सारी वैल्यू के ऊपर अपन ग्राफ देखते हैं। तो देखिए ग्राफ किस तरीके से बन रहा है। सबसे पहले टाइम की वैल्यू 0 है तो I का मान कितना है 0, ग्राफ यहां कटेगा। फिर t/4 पे करंट कहां पे आ रही है, मैक्सिमम आ रही है I नॉट, यहां पे कटेगा ग्राफ। फिर अगेन t/2 पे 0 आ रहा है तो 0 पे तो यहां पे कटेगा ग्राफ। फिर उसके बाद 3t/4 पे ग्राफ आएगा माइनस में I नॉट, तो 3t/4 पे माइनस का I नॉट ग्राफ यहां आएगा। और फिर उसके बाद t की वैल्यू 0 है तो पॉइंट यहां पे लग जाएगा। तो अगर इन सारे पॉइंट को मिलाया जाए तो सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें कुछ इस तरीके से ये ग्राफ मिलेगा। तो यही ग्राफ बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में जब कहा था कि डीसी का ग्राफ तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, समय के साथ नहीं बदलता, लेकिन एसी जो होती है वो समय के साथ परिवर्तित होती है आवर्त रूप में। तो इसका ग्राफ का मतलब ये नहीं निकालोगे कि करंट, ये वायर है और इस वायर में करंट ऐसे दौड़ रही है, नहीं दौड़ती करंट। ये तो केवल इसका एक मैथमेटिकल, एक गणितीय रूप है। ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है कि 0 से t/2 के बीच में क्लॉकवाइज चली करंट, तो t/2 से t के बीच में बेसिकली कैसे चली है,
एंटी क्लॉकवाइज चली है, तो क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो प्रत्यावर्ती धारा जो है वो बेसिकली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रूप में चलती है। क्लियर हो रही है बच्चों बात? ठीक, तो ये हमारे पास में करंट का ग्राफ रहेगा। इसी तरीके से अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज का जो ग्राफ रहेगा वो भी कुछ इसी तरीके से आएगा, क्योंकि उसकी भी तो समीकरण यही है। इधर ले लिया आपने टाइम, इधर ले लिया आपने वोल्टेज, वोल्टेज का शिखर मान कितना V0 और इधर की ओर कितना -V0। अगर इसका आप प्लॉट करोगे ग्राफ तो ग्राफ कुछ इस तरीके से ही वापस आएगा। दोनों ग्राफ सेम ही तो आने हैं, क्योंकि दोनों की समीकरण तो एक ही है, बस शिखर मान दोनों के अलग है। यहां पे वोल्टेज का शिखर मान V0 है और वहां पे करंट का जो शिखर मान है वो बेसिकली क्या है बच्चों, I0 है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये करंट के बारे में हो गया, I = ये दोनों समीकरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में आज स्टार्ट हुई है, पूरे चैप्टर तक ये चलने वाली है, इसलिए दोनों समीकरण पता होनी चाहिए कि धारा का जो ताक्षणिक मान होता है वो I = I0 sin ωt होता है और वोल्टेज का जो ताक्षणिक मान होता है वो V = V0 sin ωt होता है। और इन्हीं के ऊपर अब आगे की चर्चा होने वाली है। क्लियर बात? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो अपना टॉपिक आता है वो, क्योंकि अपने को पढ़ना तो पूरा प्रत्यावर्ती धारा के बारे में ही है, तो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में अपन सारी बातें करेंगे, दूसरी किसी दिष्ट धारा के बारे में, क्योंकि दिष्ट धारा के बारे में जितना पढ़ना था वो अपन ने 5th चैप्टर में देखा, अपवहन वेग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे दौड़ता है वगैरह, ये सारी बातें हमने देखी। अब जो यहां पे बात हो रही है वो केवल और केवल किसकी हो रही है, एसी की हो रही है। तो अब बात आती है एसी के और मैथमेटिकल डेरिवेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो है एसी का औसत मान। क्या आता है? एसी का औसत मान। अब यहां पे दिमाग में आ रहा होगा कि औसत मान क्यों, औसत मान की जरूरत क्यों पड़ी? हमने दिष्ट धारा पढ़ी थी या जब 5वां चैप्टर पढ़ा था तब तो ऐसा कोई औसत मान, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लिया नहीं। क्योंकि देखिए बच्चों, होता क्या है कि औसत किसका लेते हैं हम? जो परिवर्तित होता है, जो चेंज होता है, उसके लिए अपने को औसत लेना पड़ेगा। मान लीजिए आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, पहली बार रीडिंग 10 आई, दूसरी बार रीडिंग 5 आई, तीसरी बार रीडिंग 3 आई। अब किसको सही माना जाए? तो हम क्या करते हैं, बेसिकली उनका औसत ले लेते हैं और औसत लेने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको अपन सही मानते हैं। तो उसी तरीके से अगर दिष्ट धारा की मैं बात करूं तो दिष्ट धारा के बारे में बात की जाए तो दिष्ट धारा का तो औसत मान का कोई लॉजिक ही नहीं है। ये करंट, ये करंट है टाइम। दिष्ट धारा की बात करो तो दिष्ट धारा तो बस सिंपल सी इस तरीके से चल रही है, टाइम कितना भी बढ़ रहा है, धारा ना बढ़ रही है ना घट रही है ना परिवर्तित हो रही है, दिष्ट धारा फिक्स रहती है। तो जब दिष्ट धारा फिक्स है तो समय के साथ जब आप मान निकालोगे तो वैल्यू तो हमेशा सेम आएगी, तो आपको औसत निकालने की वहां पे जरूरत ही नहीं थी। लेकिन यहां पे कहानी बदल गई। यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, प्रत्यावर्ती जो धारा है वो समय के साथ परिवर्तित हो रही है, समय के साथ चेंज हो रही है। उसका हमने ग्राफ भी अभी प्लॉट किया, ये इस तरीके से ग्राफ आ रहा था। तो जरा ध्यान से देखो, समय के साथ इसका परिमाण बढ़ भी रहा है, फिर घट भी रहा है, फिर नेगेटिव भी हो रहा है। नेगेटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से परिवर्तित हो रहा है। तो अब किसको सही मान की क्या वैल्यू ली जाए, तो उसके लिए निकाला जाता है क्या बच्चों, औसत मान निकाला जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात कि दिष्ट धारा के औसत की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि दिष्ट धारा जो है वो फिक्स रहती है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करते। जबकि प्रत्यावर्ती धारा जो है वो बढ़ती भी है, घटती भी है, दिशा भी चेंज करती है, सारी बातें होती। तो अब बात की जा रही है इसके औसत मान की। तो औसत मान कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो देखिए, औसत मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला अपने को डायरेक्ट पता होना चाहिए। क्या है? आई एवरेज। करंट की बात करो, ऐसा का ऐसा वोल्टेज का भी बनेगा फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही है दिखने में। आई एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर आई dt का समाकलन t1 से लेकर t2 तक, ये टाइम है, टाइम की बाउंडेशन दे दी, समाकलन निश्चित समाकलन हो रहा है, डिवाइड बाय t1 से, उसी t1 से t2 जहां तक आप निकाल रहे हो dt, इसके बीच में। ठीक, तो बेसिकली यहां पे इस तरीके का फॉर्मूला क्यों बना, क्योंकि धारा जो है वो फिक्स नहीं है, समय का फलन है, समय के साथ में परिवर्तित हो रही है। तो कुल धारा कैसे मापेंगे, तो I इंटू टी करेंगे। तो I इंटू टी जो समय है उसके साथ धारा परिवर्तित हो रही है।
तो उसके लिए एक जस्ट फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है कि आई एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, बेसिकली आई dt का समाकलन है t1 से t2 तक। t1 से t2 का मतलब क्या है, जो आपको प्रारंभिक समय दिया और जो अंतिम समय t1 जो है वो कहां से कहां तक आपको प्रारंभिक समय क्या है, अंतिम समय क्या है, उनके बीच में आपको धारा निकालनी है। तो एवरेज का फॉर्मूला बेसिकली आई एवरेज इज इक्वल टू ये रहेगा। इसी तरीके से अगर वी एवरेज की बात की जाए तो वी एवरेज का भी देखो इसी तरीके से क्या बनाओगे, समाकलन t1 से लेकर t2 तक, और ये हो जाएगा v dt, क्योंकि इस बार वोल्टेज का ताक्षणिक मान आएगा क्योंकि आप वोल्टेज का एवरेज निकाल रहे हो, और उसी तरीके से डिवाइड में आ जाएगा t1 से लेकर t2 तक dt। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिनको आपको ध्यान रखना है। तो एवरेज वैल्यू निकालने का, आई एवरेज निकालने का फॉर्मूला होगा आई dt समाकलन t1 से t2 तक, और नीचे भी समय के साथ में, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए भाग भी देते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो यहां समय के सापेक्ष लिया जा रही सारी बातें, तो जो भाग दिया जाएगा वो समय का ही भाग दिया जाएगा। और समय भी यहां पे परिवर्तित हो रहा है क्योंकि हर बार टाइम की वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो समय जब परिवर्तित होता है तो परिवर्ती राशियों का योग निकालने के लिए अपन समाकलन विधि काम में लेते। तो ये बेसिकली दोनों की वैल्यू होती है। अब देखिए इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू अपन निकालेंगे, दूसरे की वैल्यू उसी तरीके की होगी। जैसा कि अभी मैंने एक ग्राफ बनाया था धारा का, जब धारा का ग्राफ समझ में आ गया तो वोल्टेज का ग्राफ खुद ब खुद समझ में आ जाता है। तो अब देखिए इन दोनों के औसत मान निकालते हैं, और औसत मान भी अलग अलग तरीके से निकाले जाते हैं। किस अलग अलग तरीके से अगर मैं कहूं तो इसका जो ग्राफ प्लॉट होता है वो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। ये टाइम ले लिया, ये करंट ले ली, ग्राफ जो है वो इस तरीके का है। तो अलग अलग समय पे, जैसे मान लीजिए ये होता है धनात्मक अर्धचक्र, धनात्मक अर्धचक्र, इसे क्या बोला जाता है, ऋणात्मक अर्धचक्र। तो ये धनात्मक अर्धचक्र कहां से कहां तक है, 0 से t/2 समय के लिए, आधे समय के लिए क्लॉकवाइज रही है धारा, और आधे समय के लिए t/2 से t के लिए क्या रही है, एंटी क्लॉकवाइज रही है। तो हमको अलग अलग तरीके से, मान लीजिए पूछ लिया कि प्रथम अर्धचक्र की औसत धारा क्या होगी, तो उस केस में आप t1 की वैल्यू क्या रखोगे, कहां से, और धनात्मक चक्र कहां से शुरू हो रहा है, 0 से, कहां तक जा रहा है, t/2 तक, तो समय बदल गया ना यहां पे। अगर मान लीजिए ऋणात्मक अर्धचक्र आपसे पूछा जाए तो ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए क्या करोगे, लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, t/2, और अपर लिमिट क्या आ जाएगी, कैपिटल T। तो इस तरीके से टाइम की वैल्यू को अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो अभी जो अपन चर्चा करेंगे वो धनात्मक अर्धचक्र के बारे में करेंगे कि धनात्मक अर्धचक्र की क्या वैल्यू निकल के आती है। क्लियर बच्चों? तो देखिए धनात्मक अर्धचक्र के लिए औसत एसी धारा, और वोल्टेज भी निकाल सकते हो अगर, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले जरा ध्यान से देखे जाए तो दोनों सेम ही है। तो अगर एक वैल्यू निकालनी आ जाएगी तो दूसरी खुद ब खुद निकालनी आ जाएगी। तो जरा ध्यान दीजिए किस तरीके से निकालेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास में सिंपल सा है, आई एवरेज इज इक्वल टू समाकलन t1 से लेकर t2 तक आई dt डिवाइड बाय t1 से लेकर t2 तक dt। ये प्रथम अर्धचक्र की बात हो रही है। प्रथम अर्धचक्र का दरअसल यहां पे मतलब हुआ प्रत्यावर्ती धारा का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, गणितीय रूप ऐसा होता है। ये प्रथम अर्धचक्र है, तो बताइए लोअर लिमिट क्या होगी, 0, और अपर लिमिट क्या होगी, t/2। तो आपका जो टाइम वेरी करेगा, टाइम जो जाएगा वो 0 से कहां तक जाएगा, t/2 तक जाएगा। तो वैल्यू पुट करो, तो देखिए क्या वैल्यू आ रही है, v एवरेज इज इक्वल टू t1 की वैल्यू कितनी हुई बच्चों, 0, और t2 की वैल्यू कितनी हो गई, t/2। अब जरा ध्यान देना, करंट, ये अगर करंट की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा की करंट की समीकरण क्या होती है, I बराबर I0 sin ओमेगा t। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट और वोल्टेज दोनों की समीकरण आपको याद होनी चाहिए। I बराबर I0 sin ओमेगा t, V बराबर V0 sin ओमेगा t। चलिए, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, I0 sin ओमेगा t, और आगे क्या लिखा हुआ है, dt डिवाइड बाय ये dt,
कहां से कहां तक, 0 से लेके t/2 तक जाएगा। तो समाकलन कहां से 0 से कहां तक हो गया, t/2 तक हो गया। तो जरा इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये बेसिकली आपको क्या रिजल्ट देगा, आई नॉट तो क्या शिखर मान है, शिखर मान तो ना बढ़ता है ना घटता है, ये तो फिक्स रहता है, ये तो शिखर मान है आई नॉट, इसकी वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होती है, ये तो फिक्स रहता है। तो समय के साथ में बदलने वाला नहीं है, तो आई नॉट को तो बाहर फेंक दो समाकलन के। तो देखिए क्या हो गया, आई नॉट को ले लिया बाहर। समाकलन किसका करना है, साइन ओमेगा टी डी टी, कहां से कहां तक, 0 से t/2 तक, डिवाइड बाय। अब जरा ध्यान दीजिए, आपने समाकलन थोड़े बहुत पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि dt का समाकलन t होता है। dt का समाकलन क्या होता है, t होता है। तो ये dt का समाकलन हो गया बच्चों t, 0 से लेकर t/2। क्लियर। तो अब देखिए यहां पर, तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं, लेकिन ये ध्यान रखना ये फॉर्मूले को आगे से आगे किस तरीके से बनाया जा रहा है। तो ये लिखा जाएगा आपका आई एवरेज इज इक्वल टू, देखिए जरा पुरानी स्लाइड पे कि क्या वैल्यू आई थी, आई नॉट बाहर था, समाकलन 0 से t/2 साइन ओमेगा टी dt। तो आई नॉट तो रह गया बाहर, 0 से t/2 साइन ओमेगा टी dt डिवाइड बाय, और नीचे बेसिकली क्या संख्या थी। तो देखिए यहां पे मैं लिमिट पुट कर रहा हूं, तो पहले अपर लिमिट t/2 और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0। तो 0 रखने का तो कोई तुक ही नहीं है, तो केवल और केवल क्या आ गया बच्चों, t/2। तो नीचे क्या लिखा जाएगा, t/2। क्लियर। तो ध्यान से देखिए, बटे के बटे में तो ऊपर आ जाएगा ये टर्म। तो बेसिकली ये लिखा गया 2i0, ये i0, ये 2 जो है वो कहां पे आ गया, बेसिकली ऊपर आ गया। अब आपको यहां पे एक बात पता होनी चाहिए कि साइन ओमेगा टी जो होता है उसका समाकलन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा होता है। साइन ओमेगा टी का जो समाकलन होता है वो बेसिकली आपका क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, 0 से लेकर t/2। ये हमने साइन का समाकलन किया। डिवाइड में क्या पड़ा हुआ है, t तो पड़ा हुआ है ही। इस ओमेगा को भी फेंक दो बाहर और फिर लिमिट पुट करो। तो देखिए क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, आई एवरेज इज इक्वल टू, ये लिखा गया 2i0 अपॉन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा, अब अपर लिमिट रखो t/2 माइनस, जरा ध्यान से देखिए, एक तो इस माइनस यहां पे आ रहा है, एक फॉर्मूले का भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो माइनस लोअर लिमिट है तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो प्लस होते ही बेसिकली क्या लिखा जाएगा, ये कॉस ओमेगा 0, पहले अपर लिमिट रखी t/2 और फिर माइनस, एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए क्या रिजल्ट आया, आई एवरेज इज इक्वल टू 2i0 अपॉन ओमेगा का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, 2π/t, और इस t को एज इट इज रखो। ये लिखा गया माइनस कॉस ओमेगा, ओमेगा को भी 2π/t लिख ले, 2π/t, और ये बेसिकली हो जाएगा t/2। और cos 0 की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, 1 होती है। cos 0 बेसिकली क्या होता है, 1 होता है। तो ये पूरी ओमेगा से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो जरा ध्यान दीजिए, t से t कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया cos पाई। और cos पाई जो होता है वो बेसिकली अपने को क्या देता है, -1 देता है। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो देखिए क्या बन गया, और यहां से t से t भी कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, सब कट गए। तो देखिए ये बेसिकली क्या आ गया आपके पास, आई एवरेज इज इक्वल टू I0/π, बाहर तो यही बचा, ये लिखा गया I0, ऊपर I0 बचा, नीचे क्या बच गया, पाई। यहां पे बच गया माइनस का cos पाई, तो माइनस तो एज इट इज, और मैंने अभी अभी बताया कि cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ये -1, और आगे क्या पड़ा हुआ है बच्चों, +1 पड़ा हुआ है। तो जरा ध्यान से देखिए, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1 + 1 2। तो ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं। तो ये लिखा गया आई एवरेज, ये हाफ साइकिल की बात हो रही है, प्रथम धनात्मक अर्धचक्र की बात हो रही है, ऋणात्मक अर्धचक्र नहीं निकाला हमने, धनात्मक अर्धचक्र की बात की है। तो धनात्मक अर्धचक्र के लिए जो वैल्यू आई वो आई
आई नॉट बाय पाई, आई नॉट बाय पाई, और ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये बेसिकली लिखा गया 2I0 डिवाइड बाय पाई। ये हमारे पास किसकी बात आई है, प्रथम धनात्मक अर्धचक्र की। ये धनात्मक अर्धचक्र का मान आया जब आप 2 को पाई से डिवाइड करोगे, ठीक है, 2 डिवाइड बाय पाई 3.14 रखे या पाई रखे, जब भी वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.637 I0। ये धनात्मक अर्धचक्र की बात हुई है। तो प्रथम धनात्मक अर्धचक्र के लिए जो धारा का मान होता है वो शिखर मान का कितना होता है, 0.637 होता है। तो इसी तरीके से अगर मैं डायरेक्ट ही पूछूं वोल्टेज का एवरेज क्या होगा, ये अब आप लोग होमवर्क में इसको देखना, एक बार ट्राई करना। क्या करोगे इसके अंदर, वही समाकलन करोगे 0 से t/2 तक, v की जगह पे पुट कर लोगे v0 sin ओमेगा t, और u का यूं उसको वापस से डेराइव करना है, वापस से उसको व्युत्पित करना है। तो जब आप उसको व्युत्पित करोगे तो वापस ऐसी वैल्यू निकल के आपके सामने आएगी, बस I0 की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, v0। बिल्कुल सिंपल है। तो ये बेसिकली लिखा जाएगा v के लिए, वोल्टेज के लिए 2v0/पाई। जब इसको भी सॉल्व करोगे तो ये बेसिकली आएगा 0.637 v0। तो शिखर वोल्टेज का जो प्रथम धनात्मक वोल्टेज होता है वो बेसिकली आपका क्या होता है, 0.637 v0 के बराबर होता है। क्लियर बात। तो आज का जो होमवर्क इस वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं आपको जो दे रहा हूं वो आपका जो ये होमवर्क है वो यही है कि आपको इस v एवरेज का जो धनात्मक अर्धचक्र है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने रिजल्ट डायरेक्ट लिखा है, लेकिन आपको इसको पूरा प्रूव करना है। जो मैंने आई एवरेज निकाला था उसी तरीके से आपको वी एवरेज निकालना है धनात्मक अर्धचक्र के लिए। लिमिट वही रहेगी 0 से t/2, ठीक। और दूसरा एक और दे रहा हूं ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए, बताइए क्या होगा। ऋणात्मक अर्धचक्र की अगर बात करें तो ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए, ऋणात्मक अर्धचक्र, तो ऋणात्मक अर्धचक्र में टाइम कहां से कहां तक आ जाएगा, t/2 से t तक। क्योंकि जरा ध्यान दीजिए हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है एसी का, ये 0 से t/2, और ऋणात्मक अर्धचक्र की बात करनी है तो लिमिट क्या हो जाएगी, t/2 से t तक आ जाएगी। तो जब आप आई एवरेज निकालोगे इस केस में, ये नेगेटिव के लिए, ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए, ये ट्राई करना आप लोग, ठीक है ना। तो ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए जब आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी -2I0 डिवाइड बाय पाई, जिसको आप बेसिकली लिख सकते हो माइनस का 0.637 I0। और इसी तरीके से v निकालोगे तो v एवरेज भी आपका इसी तरीके से आएगा, v एवरेज, और वो भी ऋणात्मक के लिए। लिमिट वही पुट करनी है और समाकलन करने का तरीका वही है। साइन ही आएगा तो साइन का माइनस cos ओमेगा t/ओमेगा। तो ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए निकालोगे तो ये आएगा माइनस का 0.637 v0। बस फर्क इतना ही रहेगा कि ये टर्म पॉजिटिव में आएगी धनात्मक अर्धचक्र के लिए, और ये टर्म बेसिकली क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होगी। औसत धारा निकाली है, औसत क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ परिवर्तित हो रही है, तो हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो हमने औसत निकाला। तो औसत हमने दोनों चक्रों की बात की है, अर्ध चक्र के लिए पूरा डेरिवेशन देखा, और ऋणात्मक चक्र का होमवर्क दिया है मैंने आप लोगों को कि ऋणात्मक अर्ध चक्र की वैल्यू निकालना आप लोग। तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस में 0.637 v0 या I0। अगर I निकाला है तो I0 आएगी, v निकाला है तो v0 आएगी। क्लियर बच्चों बात, ठीक। और आगे की जो चर्चा है उसके अंदर हम जो बात करेंगे वो एक पूर्ण चक्र की बात करेंगे। पूर्ण चक्र का मतलब हो गया 0 से t समय के लिए। पूर्ण चक्र का मतलब पॉजिटिव साइकिल भी कंप्लीट करेंगे और नेगेटिव साइकिल भी कंप्लीट करेंगे। तो दोनों को मिला करके जो औसत धारा आएगी वो औसत धारा क्या आएगी, उसकी जो बात है वो हम अब वापस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, ठीक। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।